Assalamualaikum students. I am Professor Sukyan Kazmi from Online Student Point. Today we are going to discuss incomplete records. When we talk about incomplete record, first of all, we have to understand single entry system. Single entry system, such a system in which sometime both aspect of transaction recorded, sometime one aspect of transaction recorded, and sometime no aspect of transaction recorded. सिंगल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि बाज दफा ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो जाते हैं, बाज दफा कुछ ट्रांजेक्शन के वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, कुछ ट्रांजेक्शन को हम कंप्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं करते, ये सिस्टम इग्नोर कर देता है। इससे पहले हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ चुके हैं। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि तमाम ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट टू एस्पेक्ट्स होते हैं। वन एस्पेक्ट विल बी डेबिटेड एंड अदर विल बी क्रेडिटेड विद इक्वल अमाउंट। और हम कहते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम यानी डबल एंट्री सिस्टम इज अ कंप्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। इट्स मीन कि अगर तमाम ट्रांजैक्शन के बोथ एस्पेक्ट रिकॉर्ड ना हो, वो रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होता। सो हम सिंगल एंट्री सिस्टम में फिर हम ये कह सकते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है, और जबकि डबल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम है। अब फर्ज करें अगर हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम पे डाटा है, ये कौन लोग सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल रिटेलर्स। आम रूटीन में अगर आप देखें तो मेजॉरिटी रिटेलर्स सारे के सारे सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं। They do not follow double entry system. दो रीजन हो सकती है, कॉस्ट रीजन भी हो सकती है, और उसके बाद अकाउंटिंग नॉलेज भी हो सकता है। बिकॉज देयर आर सोल प्रोप्राइटर्स, प्रॉपर अकाउंटिंग स्ट्रक्चर की कॉस्ट में भी अफोर्ड ना कर सकते। इससे आगे बढ़ने के लिए एक चीज और हम सीख जाते हैं, व्हाई स्टडी सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी बिहाइंड रीजन क्या है। अगर हमारे पास ना फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, मेरे पास एक मेरा दोस्त आ जाता है, वो एक लेमैन है, वो अकाउंटिंग नॉलेज नहीं जानता, मुझे आप कहता है सर मुझे आप मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर दे। अब उसके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, उसके पास रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, देन हाउ आई कैन कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। इसी तरह से अगर आप कंसल्टेंट है, आप अकाउंटेंट है, और आपको किसी ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ जाए जिसका रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन हुआ, then how you will calculate a profit from single entry system। आप सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे अमूमन एक बात मैं कहता हूं कि आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अमूमन मैं अपने स्टूडेंट्स से एक बात कहता हूं, ये जो वर्ड वाई है, क्यों, इसको अपने क्लासरूम के अंदर लेके आए। जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े,
हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछा करें टीचर से, व्हाई। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको उस टॉपिक की, उस स्टेटमेंट की लॉजिक देता है। इफ यू वांट्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ कॉन्सेप्ट, देन कॉन्सेप्ट विल बी फॉरएवर। इसलिए जब भी आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, एक क्वेश्चन टीचर से जरूर पूछा करो। कहते हैं इस चीज को ऐसे कर दो, पूछो क्यों करे, वाई, लॉजिक। जब तक आप किसी चीज की लॉजिक नहीं मिलती, आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। तो सिंगुलरिटी सिस्टम जब आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। कह रहा है देयर आर टू बेसिक अप्रोचेस और मेथड। वन इज नेट वर्थ मेथड, आसान करके इसको बोलते हैं कैपिटल मेथड, या इसी को कहा जाता है ऑनर इक्विटी अप्रोच। ये तीनों सेम वर्ड है, नेटवर्थ, कैपिटल, ऑनर, इक्विटी। सबसे आसान मेथड है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। आप कैपिटल अप्रोच यूज करें, आप ऑनर इक्विटी अप्रोच यूज करें, आप नेटवर्थ अप्रोच यूज करें, इसके अंदर है क्या? इसके अंदर जस्ट आपने कैपिटल्स को कंपेयर करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उससे भी सिंपल एग्जांपल एक और मेरे माइंड में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वेजिटेबल बिजनेसमैन को देखें जो वेजिटेबल्स का बिजनेस कर रहा है, एक सिंपल सा उसमें कुछ छोटा सा बिजनेस कर रहा है, वो सुबह जाता है, वो 10,000 रुपीज की सब्जी लेके आता है, वेजिटेबल्स लेके आता है, शाम को 12,000 में सेल कर देता है। हाउ मच प्रॉफिट? 2,000। इट्स अ कैपिटल अप्रोच, इट्स अ कैपिटल मेथड कि आप कैपिटल को कंपेयर करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कहते हैं आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया सिंगुलरिटी सिस्टम के अंडर रहते हुए। जबकि सेकंड मेथड कहा जाता है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में क्या करते हो आप? कन्वर्जन ऑफ डाटा करते हो फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड टू कंप्लीट रिकॉर्ड। आप वर्किंग नोट बनाते हो, आप हेल्पिंग कैलकुलेशन करते हो। जो डाटा आपके पास मौजूद है उस डाटा को यूज करके आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कंप्लीट रिकॉर्ड पे जाते हो, और देन आप यूज करते हो डबल एंट्री सिस्टम, और फिर उसके बाद आप प्रॉपर प्रिपेयर करते हो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देयर आर टू मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। एक कैपिटल अप्रोच, आप सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ही रहते हुए आप प्रॉफिट कैलकुलेट करें। सेकंड इज द कन्वर्जन मेथड। और आज का जो फोकस है हमारा जस्ट सिंपल ऑनर इक्विटी अप्रोच है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जब नेटवर्क मेथड की बात आती है, कैपिटल मेथड की बात आती है, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाता है, XYZ को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंड। सबसे पहले हम एंडिंग कैपिटल लेते हैं उस बिजनेस का, उसके बाद उसमें ड्राइंग ऐड करते हैं, न्यू कैपिटल लेस करते हैं और ओपनिंग कैपिटल लेस करते हैं। हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। अगर आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो ये यहीं पे आप रुक जाएंगे। इसी नेट प्रॉफिट को आप क्या कहेंगे? आपके नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इसको आप कहेंगे नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर आपके प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो फिर फर्दर एक स्टेप मूव करेंगे। आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे। कौन कौन सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एक ओपनिंग कैपिटल पे और एक न्यू कैपिटल पे। अब देखिए हमारे पास तीन कैपिटल मौजूद है, एंडिंग कैपिटल, न्यू कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं ओपनिंग कैपिटल पे और न्यू कैपिटल पे। अमूमन मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन
is a charge of time period and will be charged on the basis of time period. एंडिंग कैपिटल आपके पास आज का कैपिटल है. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए टाइम पीरियड का होना जरूरी है. ओपनिंग कैपिटल साल के पहले दिन का कैपिटल या आपके अकाउंटिंग पीरियड के पहले दिन का कैपिटल, उससे लेके एंडिंग तक एक टाइम पीरियड इन्वॉल्व है. आपने उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सो आपका हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल पे, न्यू कैपिटल पे. एंडिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा. Why? Because interest is a charge of time period. और उसके बाद जब आप इंटरेस्ट एंड कैपिटल लेस कर देंगे, आपस क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट. दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं है तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ही आपके लिए नेट प्रॉफिट कहलाएगा. अब इससे आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एंडिंग कैपिटल के सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और एक ओपनिंग कैपिटल के सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. तो अगर आप एक ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं जिस पर्सन को अकाउंटिंग नहीं आती, वो लेमैन है, जब उसको अकाउंटिंग नहीं आती उसने कैपिटल का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया होगा? ओपनिंग का मे भी किया हो, एंडिंग कैपिटल उसके पास कैसे आएगा? तो अब इस पे क्वेश्चन मार्क. आगे बढ़ते हैं. कह रहा है नोट, इफ ओपनिंग कैपिटल एंड एंडिंग कैपिटल इज मिसिंग यू शुड प्रिपेयर अ वर्किंग नोट. अब अगर आपका क्वेश्चन में एंडिंग कैपिटल और उसके बाद ओपनिंग कैपिटल मौजूद नहीं है, देन आपको एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा. और उस वर्किंग नोट को हम देंगे नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का. अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट. मींस कि हम सिंपल अगर कहें ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम है. लेकिन जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर वर्किंग नोट के तौर पे बैलेंस शीट बना रहे हो, उसी बैलेंस शीट को हम नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का. बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम, सो वी नेम्ड एज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट. क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम प्रॉपर यूज अभी नहीं कर रहे. हम जब सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर कैपिटल निकालने के लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उस बैलेंस शीट को, उस वर्किंग नोट को हम नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का. सिंपल अब बैलेंस शीट. अब क्यों हम कर रहे हैं बैलेंस शीट बना रहे हैं? देखिए, हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी हुई है. अकाउंटिंग क्वेश्चन के एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. अब किसी भी बिजनेस के अंदर हम एसेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और अगर एक बिल्कुल सिंपल सा बिजनेसमैन है, उसने भी मिनिमम अपनी लायबिलिटीज का रिकॉर्ड जरूर रखा होता है कि फ्ला पर्सन के मैंने पैसे देने, इतने, इतना मेरा क्रेडिटर है, इतने मेरे बिल्स है जो पेएबल है, एक्सेट्रा. मैंने सैलरी तो भी पे करनी है, मैंने रेंट भी पे करना. अपने मिनिमम उसने लायबिलिटीज का रिकॉर्ड जरूर रखा. तो हम एसेट्स का अगर उसने रिकॉर्ड ना भी बनाया हो तो हम एसेट बिजनेस के अंदर खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? हम एसेट में से अगर लायबिलिटीज माइनस कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल. और अगर ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस कर दे, ओपनिंग कैपिटल, एंडिंग कैपिटल एसेट में से एंडिंग लायबिलिटीज माइनस कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल. आपके सामने इसका फॉर्मेट आ गया है. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ऊपर कंपनी का नाम आ गया, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आ गया एज ऑन. एक साइड पे एसेट को लिस्ट डाउन करे, दूसरी साइड पे लायबिलिटीज को लिस्ट डाउन करे, और आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा. कहां से? बैलेंसिंग फिगर से. बैलेंसिंग फिगर से आपके पास कैपिटल आ जाएगा. स्टेटमेंट गौर सुनिएगा, याद रखिएगा. हम एक बहुत सारे प्रॉब्लम्स में दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ती है, एक ओपनिंग और एक एंडिंग. ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे ओपनिंग एसेट को लिस्ट डाउन करेंगे, एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पे एंडिंग एसेट्स को लिस्ट डाउन करेंगे. जब एसेट और लायबिलिटीज का डिफरेंस लेंगे,
जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर होगी उसे हम कैपिटल कहेंगे। यानी ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लायबिलिटी से ओपनिंग कैपिटल, एंडिंग एसेट और एंडिंग लायबिलिटी से हमारे पास एंडिंग और क्लोजिंग कैपिटल। नोट लिखा हुआ है, देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पे हमारे पास एडजस्टमेंट्स नहीं होती। ऑल एडजस्टमेंट विल बी ऑन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। वाई ओपनिंग पे क्यों नहीं होती? बिकॉज ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमारे पास लास्ट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है और लास्ट ईयर एडजस्टमेंट हो चुकी है। वो इस साल के पहले दिन के एसेट और लायबिलिटीज बनते हैं, वो ओपनिंग फिगर है। आपकी उसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी पिछले साल हो चुकी है क्लोजिंग पे, इसलिए ऑल एडजस्टमेंट विल बी ऑन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक, अब उससे आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट में क्या है? हम जब डबल एंट्री सिस्टम में फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं, हम कहते हैं ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। तो हर एडजस्टमेंट के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? दो। एक स्टेटमेंट बोल के जा रहा हूं, सुनिए गौर से। एडजस्टमेंट्स मीन अनरिकॉर्डेड आइटम। जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास रिकॉर्डिंग सिस्टम जो मौजूद है उसे नाम दिया जाता है डबल एंट्री सिस्टम। और जब डबल एंट्री सिस्टम में आप रिकॉर्ड करते हो तो फिर हर एडजस्टमेंट के मिनिमम कितने इफेक्ट होने चाहिए? 2 इफेक्ट्स होने चाहिए। इस तरह जब सिंगल एंट्री सिस्टम में आओगे तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हर एडजस्टमेंट का सिंगल इफेक्ट आपने लेना है। और एडजस्टमेंट इतनी सिंपल करके मैंने लिख दी है कि मैंने कंप्लेक्स किया ही नहीं है। कि ऑल डिप्रिसिएशन, ऑल प्रोविजन, प्रोविजन का नाम रिजर्व भी हो सकता है, अलाउंसेस भी हो सकता है, और बैड डेट्स लेस फ्रॉम रिलेटेड आइटम। अब यहां पे क्वेश्चन रेज होता है व्हाई। डेप्रिसिएशन की एग्जांपल देके जा रहा हूं। डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ एसेट। और अमूमन मैं स्टेटमेंट बोलता हूं जब भी कॉस्ट एक्सपायर होती है वो एक्सपेंस बनती है। डेप्रिसिएशन आप एसेट में से लेस करेंगे और लेस करके कहां पे लिखेंगे? एक्सपेंस में। कॉस्ट इज अ स्टोर्ड इकोनॉमिक बेनिफिट। जब वो एक्सपायर होगा, कॉस्ट जब भी एक्सपायर होती है हमेशा एक्सपेंस बनती है। इंशाल्लाह किसी दिन कॉस्ट का लेक्चर होगा, उसके अंदर जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको करा रहा हूँ, जिसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना रहे होंगे, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी, ओपनिंग वगैरह के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, उस वक्त मैं आपको एग्जैक्टली डिफरेंस बताऊंगा व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज एक्सपेंस। और ये मैंने स्टेटमेंट क्यों बोली है? कॉस्ट इज अ स्टोर्ड इकोनॉमिक बेनिफिट एंड एक्सपेंस द एक्सपायर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट कह रहे ऑल डिप्रिसिएशन, ऑल प्रोविजन, ऑल रिजर्व लेस फ्रॉम रिलेटेड आइटम। डिप्रिसिएशन जिस एसेट पे है उस एसेट से लेस, प्रोविजन अगर आपकी डेटर पे है डेटर से लेस, और अगर आपके पास बिल रिसीवेबल पे है बिल रिसीवेबल से लेस, बैड डेट्स है डेटर पे है, अकाउंट रिसीवेबल पे है अकाउंट रिसीवेबल से लेस। क्योंकि हम सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं इसलिए एडजस्टमेंट का सिंगल इफेक्ट होगा। और कह रहा है ऑल इंटरेस्ट एंड रिलेटेड आइटम एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले एडजस्ट कर चुके हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहां और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पे हमारे पास कैपिटल मौजूद ही नहीं है, हम कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फिर किस इंटरेस्ट की बात कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसकी बात कर। लेकिन अगर यहां पे इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन हो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन हो, उसको हम फिर डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपस शॉर्ट टर्म लोन होंगे, करंट लायबिलिटीज होंगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लोन है उसमें हम इंटरेस्ट को ऐड नहीं करेंगे, फिर लायबिलिटी में लिखेंगे सेपरेटली। और कौन सी लायबिलिटी में? करंट लायबिलिटी में। बिकॉज आपके पास करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज में आप ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज वो करंट ऑब्लिगेशन है, आने वाले कुछ दिनों में आपने पे करना है, आने वाले कुछ टाइम पीरियड में। और उसके बाद क्या कह रहा है लास्ट?
कह रहा है जी नोट बी केयरफुल अबाउट डेट्स ऑफ न्यू कैपिटल एंड लोन। अमूमन सिंगल एंट्री सिस्टम है, उसने न्यू कैपिटल के साथ और लोन के साथ डेट लिख देता है। अमूमन वो परचेज ऑफ एसेट्स के ऊपर दे देता है। तो डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑफ टाइम पीरियड। हमेशा याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, इंटरेस्ट चार्ज होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। वाई? क्यों? बिकॉज डेप्रिसिएशन और आपके पास डेप्रिसिएशन रेट और इंटरेस्ट रेट नॉर्मली क्या होता है, वो एनुअलाइज टर्म में होते हैं। अगर आप डायरेक्ट उसमें मंथली एडजस्टमेंट नहीं करते तो आपके पास पर एनम डेप्रिसिएशन या पर एनम इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। और मेजॉरिटी, फिर दोबारा अगेन रिपीट कर रहा, न्यू कैपिटल अगर साल के पहले दिन होता तो हम इसे पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कैपिटल बना लेते। इट्स मीन न्यू कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर आएगा, उसके साथ डेट होगी। और अगर इंटरेस्ट एंड कैपिटल होगा तो हमें डेट की केयर करनी है। सिंगल एंट्री सिस्टम से बेटा यही इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसके ऊपर सॉल्व प्रॉब्लम कराएंगे। फर्दर लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट पॉइंट। और अगर किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है, इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज कमेंट, आई विल गिव यू आंसर इन अ कमेंट। और उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं इसकी हार्ड कॉपी के लिए ऑनलाइन स्टूडेंट पॉइंट www.onlinestudentpoint.com। और उसके बाद आप हमारी मोबाइल ऐप भी आ चुकी है, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं स्टूडेंट पॉइंट के नाम से। आप उसके लिए लिंक अवेलेबल मैं कर दूंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।